अस्सलाम वालेकुम, हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री लेक्चर द टीचर। आज का हमारा टॉपिक है द पैराकोर। सबसे पहले हम देखते हैं पैराकोर को मालूम करने से पहले कि सरफेस टेंशन और डेंसिटी के दरमियान रिलेशन क्या है। 1923 में मैक्लिओड ने एक रिलेशनशिप दिया सरफेस टेंशन और डेंसिटी के दरमियान किसी लिक्विड की। ठीक है, तो ये रिलेशनशिप है कि गैमा जो कि सरफेस टेंशन है इज इक्वल टू सी कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी पावर 4। ठीक है, ये जो सी है ये कांस्टेंट है जो कि लिक्विड की नेचर पे डिपेंड करता है। मतलब कि ये कैरेक्टरिस्टिक कांस्टेंट ऑफ लिक्विड, यानी कि अगर लिक्विड बदल जाएगा हर लिक्विड का अपना अपना जो है वो सी की वैल्यू डिफरेंट होगी। ठीक है, सो कैपिटल डी है डेंसिटी ऑफ द लिक्विड और स्मॉल डी जो है वो डेंसिटी ऑफ द वेपर्स ऑफ द लिक्विड है। ठीक है, अब ये कांस्टेंट सी ही हम जो है हमारी मदद करेगा पैराकोर को मालूम करने में। ठीक है, सो इस इक्वेशन को में से आप सी को इधर ले जाएं, इस तरफ ये आ गया। अब इसका फोर्थ रूट लें, जैसे स्क्वायर रूट ले तो पावर 1/2 आती है, इसलिए फोर्थ रूट लेंगे तो पावर आएगी 1/4। और जब इसका फोर्थ रूट लिया तो 4 इंटू 1/4, 4 से कट जाएगा तो इसकी पावर जो है वो एक ही रह जाएगी। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि पावर्स आपस में जो है वो मल्टीप्लाई हो जाती हैं। क्योंकि इसकी पावर अगर 4 है तो 1/4 आएगी, 1/4 इंटू 4 तो 4 से कट जाएगा। ठीक है, अब इसका इन्वर्स ले लें तो ये सी ऊपर चला जाएगा, ये गैमा सरफेस टेंशन नीचे आ गई। ठीक है, अब इस इक्वेशन को आप रीअरेंज करें, यानी कि इस गैमा को इस तरफ ले जाएं। आपको पता है ये 1/4 ये सी की भी पावर है और गैमा की भी, और गैमा जब इधर जाएगा तो इसकी पावर 1/4 इधर आ जाएगी। ठीक है, सो डी माइनस डी। 1924 में ये जो सुजन साइंटिस्ट है इसने इस जो रिलेशनशिप को इसने मल्टीप्लाई किया मोलर मैथ से। यहाँ देखिए मोलर मैथ से मल्टीप्लाई किया, इधर भी ये सारी क्वेश्चन लिख के तो इसको साथ मोलर मैथ से मल्टीप्लाई किया दोनों तरफ। ठीक है, अब इसको मोलर मैथ इंटू कॉन्स्टेंट की पावर 1/4 इसको पैराकोर कहा, पी पैराकोर है। ठीक है, तो इस तरह पैराकोर की वैल्यू ये आ गई हमारे पास, पैराकोर की इक्वेशन। जैसा कि आप जानते हैं कि जो डी है वो तो डेंसिटी ऑफ द वेपर्स ऑफ द लिक्विड है, तो हमें पता है कि वेपर्स की डेंसिटी जो है वो बहुत ज़्यादा कम है, क्योंकि वेपर्स का जो वॉल्यूम है वो लिक्विड के वॉल्यूम से 1600 गुना ज़्यादा होता है, जिसका मतलब है कि उसकी डेंसिटी जो है वो 1600 गुना कम होगी। ठीक है, तो डी को हम इस तरह इग्नोर कर सकते हैं, स्मॉल डी को, तो ये इक्वेशन ये रह जाएगी सिर्फ। ठीक है, हमें पता है कि मैस ओवर वॉल्यूम डेंसिटी होता है, तो यहाँ मोलर मैस ओवर डेंसिटी को हम मोलर वॉल्यूम कहेंगे। तो ये मैस ओवर डेंसिटी जो है ये मोलर वॉल्यूम हो गया लिक्विड का। ठीक है, अब इसकी वैल्यू हमने ऐड की तो हमारे पास ये फाइनल इक्वेशन आ गई पैराकोर की। सो पैराकोर की इससे मैं डेफिनेशन कर सकता हूँ कि पैराकोर इज द प्रोडक्ट ऑफ मोलर वॉल्यूम ऑफ अ लिक्विड to the fourth root of surface tension. Okay, it is a product of molar volume of the liquid and fourth root of surface tension. ठीक है, अगर हम क्योंकि हमें बताया कि सरफेस टेंशन जो है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है, अगर हम टेम्परेचर लिक्विड का इस तरह मैनेज करें कि उसकी सरफेस टेंशन यूनिटी आ जाए। ठीक है, तो इससे आप देखें कि यूनिटी की 1/4 रूट भी लेंगे तो वो भी 1 ही आएगा, तो मोलर वॉल्यूम बन जाएगा, हमारे पास सिर्फ आ जाएगा, तो पैराकोर बराबर हो जाएगी मोलर वॉल्यूम की। सो पैराकोर ऑफ अ लिक्विड इज द मोलर वॉल्यूम ऑफ लिक्विड व्हेन द सरफेस टेंशन ऑफ दैट लिक्विड इज यूनिटी। कि मोलर के पैराकोर दरअसल क्या है कि ये किसी लिक्विड का मोलर वॉल्यूम है जब लिक्विड की सरफेस टेंशन जो है वो यूनिटी हो जाए। ये इक्वेशन जो है ये बहुत ज़्यादा अहम है और हम एक्सपेरिमेंट में इसी इक्वेशन को इस्तेमाल करते हैं लिक्विड्स की पैराकोर मालूम करने के लिए, और इस पैराकोर की अहमियत बहुत ज़्यादा है। इसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर को हम वेरीफाई कर सकते हैं। पैराकोर
इज एन एडिटिव एंड कंस्टिट्यूटिव प्रॉपर्टी। पैरा कोर जो है वो एडिटिव और कंस्टिट्यूटिव प्रॉपर्टी है। एडिटिव एंड कंस्टिट्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, ये मैंने अपने पिछले एक लेक्चर में इसे डिटेल से बयान कर चुका हूँ, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एडिटिव प्रॉपर्टी दरअसल वो प्रॉपर्टी होती है जो कि कंस्टिट्यूएंट एटम्स पे डिपेंड करती है, यानी कि कंपाउंड में मौजूद जो जो एटम्स हैं उस पर डिपेंड करें। तो किसी भी लिक्विड की जो पैरा कोर है वो उस लिक्विड में कौन कौन से कंस्टिट्यूएंट एटम्स हैं, वो लिक्विड किन किन एटम से मिलकर बना है उस पर डिपेंड करती है। आपको पता है कि मोलर मास जो है वो भी एक कंस्टिट्यूटिव प्रॉपर्टी है, क्योंकि वो एटम्स के एटॉमिक मैसेज को जमा करने से आता है। तो मोलर मास असल में कंस्टिट्यूएंट एटम्स पे डिपेंड करता है, इसलिए वो भी एक एडिटिव प्रॉपर्टी है पैराकोर की तरह। सो पैराकोर एक तो एटम्स पे डिपेंड करती है, कंस्टिट्यूएंट एटम्स पे। दूसरा कंस्टिट्यूटिव प्रॉपर्टी है। कंस्टिट्यूटिव प्रॉपर्टी के वो प्रॉपर्टी होती है जो कि स्ट्रक्चर पे डिपेंड करती है किसी कंपाउंड के, ठीक है, कि किसी कंपाउंड का स्ट्रक्चर क्या है। The paracore values which are associated with the atoms are called atomic paracores। कि पैराकोर्स की वैल्यूज जिनका ताल्लुक इंडिविजुअल एटम से है उन्हें एटॉमिक पैराकोर्स कहते हैं, यानी कि कंपाउंड में मौजूद मुख्तलिफ एटम्स की अपनी अपनी पैराकोर की वैल्यूज होती हैं, इसे हम एटॉमिक पैराकोर कहते हैं। सिमिलरली वी हैव ग्रुप पैराकोर्स, और कंपाउंड में मौजूद जो मुख्तलिफ फंक्शनल ग्रुप हैं उनकी भी पैराकोर होती है, जिसे हम ग्रुप पैराकोर कहते हैं। इस तरह हमारे पास और भी जो स्ट्रक्चर हैं, जैसे कि सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, टू मेंबर रिंग नहीं होती, 4 मेंबर रिंग, 3 मेंबर रिंग और 6 मेंबर रिंग, तो इनकी भी अपनी अपनी जो है वो पैराकोर होती हैं। इस तरह किसी कंपाउंड की टोटल पैराकोर निकालनी है तो हमें उसके एटॉमिक पैराकोर, ग्रुप पैराकोर और मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स की पैराकोर मालूम हो, तभी हम टोटल पैराकोर निकाल सकते हैं थ्योरेटिकली। इस तरह पैराकोर एक एडिटिव प्रॉपर्टी भी है, यानी कि इंडिविजुअल एटम्स पे भी डिपेंड कर रही है, एटॉमिक पैराकोर पे भी, और कॉन्स्टिट्यूटिव प्रॉपर्टी भी है, यानी कि ग्रुप पैराकोर्स पे भी डिपेंड करती है, और डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड वगैरह पर भी ये डिपेंड करती है। जो यूनिट है पैराकोर का वो मालूम करने के लिए हमें मोलर मास डेंसिटी और सरफेस टेंशन के यूनिट्स को ऐड करेंगे तो हमारे पास पैराकोर का जो है वो यूनिट आ जाएगा। अब देखते हैं कि पैराकोर कंस्टिट्यूटिव प्रॉपर्टी कैसे है। तो आप देख सकते हैं यहाँ एक टेबल दिया गया है, इस टेबल में मुख्तलिफ जो है वो पैराकोर्स बयान की गई हैं। इसमें देखें कि हर पैराकोर की दो दो वैल्यूज़ दी गई हैं, एक तो सुजन की वैल्यूज़ है और दूसरी वोगल, ये दोनों मुख्तलिफ साइंटिस्ट हैं, ठीक है। इनकी वैल्यूज़ दी गई हैं, कार्बन की, हाइड्रोजन की, ऑक्सीजन की, क्योंकि पैराकोर जो है वो एडिटिव प्रॉपर्टी है और एटम्स पे भी डिपेंड करती है कंस्टिट्यूएंट कि किन किन एटम से मिलकर बना है वो लिक्विड, ठीक है। और दूसरी वो कंस्टिट्यूटिव प्रॉपर्टी भी है, यानी कि वो डिपेंड करती है स्ट्रक्चर पे भी, यानी कि उसमें कौन सा ग्रुप या लिंकेज पाया जाता है उस पर भी, और दूसरा डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड पर भी डिपेंड करती है। और ये देखें, एक तो ये टेबल है और दूसरा टेबल का हिस्सा ये दिया गया है, ठीक है। इसमें आप देखें कि सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, डबल, ट्रिपल, 3 मेंबर रिंग, 4 मेंबर रिंग, 5 मेंबर रिंग, 6 मेंबर रिंग, सबकी पैराकोर की वैल्यूज दी गई हैं। आमतौर पर हम वोगल की वैल्यूज इस्तेमाल करते हैं। पहली जो रो है ये जन की वैल्यूज की हैं और दूसरी वोगल की वैल्यूज की हैं, ठीक है। सिंपली हमें कोई कंपाउंड दिया गया हो तो हम उसमें मौजूद एटम्स की पैराकोर्स, डबल या ट्रिपल बॉन्ड्स की पैराकोर और उसमें मौजूद रिंग्स की पैराकोर को ऐड करके हम इसकी एक थ्योरेटिकल पैराकोर जो है वो मालूम कर सकते हैं। इस तरह मुख्तलिफ स्ट्रक्चर वेरीफाई हो सकते हैं कि पहले आप उसकी थ्योरेटिकल पैराकोर मालूम करें किसी गिवन स्ट्रक्चर की, जो भी पॉसिबल स्ट्रक्चर्स हैं हर एक स्ट्रक्चर की आप थ्योरेटिकल पैराकोर मालूम करें, फिर उसकी जो है एक्सपेरिमेंटल जो पैराकोर है उस इक्वेशन से जो मैंने पहले बयान की थी, ये वाली इक्वेशन जो है इक्वेशन 6, इसको यूज़ करते हुए एक्सपेरिमेंटल पैराकोर मालूम करें। तो जो पैराकोर की वैल्यू थ्योरेटिकल वैल्यू एक्सपेरिमेंटल वैल्यू के साथ जो है एग्री करती हो वही इस कंपाउंड का स्ट्रक्चर होगा। तो इस तरह हम
एप्लीकेशन देखते हैं पैराकोर की। कैक्यूले ने ये बेंजीन का ये स्ट्रक्चर दिया था, ठीक है। तो हमने इसकी थ्योरेटिकल पहले तो पैराकोर की वैल्यूज मालूम करने की कोशिश की, क्योंकि इसमें 6 कार्बन मौजूद हैं, 6 कार्बन एटम्स। हर कार्बन एटम की पैराकोर मालूम की। उसको एक कार्बन की 8.6 थी वोगल की वैल्यूज में, उसको 6 से ज़रब दी, हमारे पास ये वैल्यू आ गई। इसमें 6 हाइड्रोजन एटम्स हैं, उनकी वैल्यू को भी लिया। इसमें 3 डबल बॉन्ड्स हैं, उनकी वैल्यूज को भी लिया। और इसमें एक 6 मेंबर रिंग है, उसको भी लिया। इन सब को ऐड किया तो हमारे पास वैल्यू आ गई 206.9। जब हमने एक्सपेरिमेंट किया तो हमारे पास वैल्यू आई 206.7। तो इससे पता चला कि कैक्यूले ने जो बेंजीन का स्ट्रक्चर बयान किया था वो बिल्कुल दुरुस्त है। इस तरह बेंजीन का स्ट्रक्चर वेरीफाई हो जाता है। अब इसकी दूसरी एप्लीकेशन है द स्ट्रक्चर ऑफ क्विनोन। क्विनोन का स्ट्रक्चर, क्विनोन के 2 पॉसिबल स्ट्रक्चर प्रपोज किए गए हैं। एक इसका ये वाला स्ट्रक्चर है और एक इसका ये वाला स्ट्रक्चर है। दोनों स्ट्रक्चर्स में आप देख सकते हैं कि एक में 4 डबल बॉन्ड है और एक में 3 डबल बॉन्ड मौजूद हैं। ये क्विनोन का स्ट्रक्चर है। मैंने इसकी वोगल की वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए इसकी थ्योरेटिकल पैराकोर जो है वो कैलकुलेट की है। इसमें 6 कार्बन एटम्स हैं, 4 हाइड्रोजन एटम्स, 2 ऑक्सीजन एटम्स, 4 डबल बॉन्ड और 6 मेंबर्ड रिंग है एक। सो इनकी वैल्यूज़ को सबको मैंने रख के जब कैलकुलेट किया तो इसकी 235 आई है इसकी थ्योरेटिकल वैल्यू। जब मैंने इसका जो दूसरा स्ट्रक्चर है उसको मैंने कैलकुलेट किया, इसमें सिर्फ बॉन्ड 3 है, बाकी तो पता है आपको कि इसमें एटम्स तो उतने ही है जितने पहले में है, सिर्फ स्ट्रक्चर इसका डिफरेंट है। और सिंगल बॉन्ड की आपको पता है पैराकोर की वैल्यू 0 होती है। तो मैंने इन्हीं वैल्यूज़ को आगे लिख दिया इसके लिए, और यहाँ 4 डबल बॉन्ड की जगह बजाय मैंने 3 डबल बॉन्ड की वैल्यूज़ लिखी है, ताकि इस दूसरे स्ट्रक्चर की थ्योरेटिकल पैराकोर मालूम करने के लिए। और जब मैंने इनको सम अप किया तो हमारे पास 215.1 आई है। तो ये 2 थ्योरेटिकल वैल्यूज़ हमारे पास आई। लेकिन जब हमने एक्सपेरिमेंट किया तो हमारे पास जो इसकी वैल्यू आई वो थी 236.8, और ये पहले स्ट्रक्चर की वैल्यू के नज़दीक आ रही थी। इसलिए इसका जो रियल स्ट्रक्चर है क्विनोन का वो पहले वाला है। ये जो वैल्यूज़ बुक वाले ने लिखी हैं ये इसने मुमकिन है कि किसी और की पैराकोर की वैल्यूज़ को इस्तेमाल किया हो गया हो, जैसे इसने हो सकता है सज्जन की वैल्यूज़ को इस्तेमाल किया गया हो, या और भी साइंटिस्ट है जिन्होंने अपनी अपनी वैल्यूज़ पैराकोर की दी है। लेकिन इन वैल्यूज़ में बहुत थोड़ा भी फ़र्क है। स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रो ग्रुप। नाइट्रो ग्रुप के ये 3 जो हैं वो स्ट्रक्चर दिए गए हैं। इनमें से आप हर एक की पैराकोर की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे एक N इसमें मौजूद है, 2 ऑक्सीजन एटम मौजूद हैं और इसमें 2 डबल बॉन्ड हैं। इस तरह आप सभी की वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर सकते हैं। जब इनकी कैलकुलेट की गई तो इसकी थ्योरेटिकल वैल्यूज़ हर एक की दी गई है इनके नीचे, ठीक है। जब हमने इसका एक्सपेरिमेंट किया तो एक्सपेरिमेंट के ज़रिए जो वैल्यू आ रही थी नाइट्रो ग्रुप की वो 73 से 75 के दरमियान थी, ठीक है। इसलिए जो इसका जो स्ट्रक्चर है, जो रियल स्ट्रक्चर, वो 74.1 है, ठीक है। इस तरह हमें नाइट्रो ग्रुप का स्ट्रक्चर भी पता चल गया। और फिर इसकी अगली एप्लीकेशन है कि स्ट्रक्चर ऑफ पैराएल्डिहाइड। पैराएल्डिहाइड के आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं। इसका स्ट्रक्चर ऑफ पैराएल्डिहाइड में जो है ये असल में एसिटाल्डिहाइड का पॉलीमर है। 3 एसिटाल्डिहाइड मिलके तो ये बना रहे हैं स्ट्रक्चर इसका पैराएल्डिहाइड का। इसकी एक्सपेरिमेंटल थ्योरेटिकल वैल्यूज़ डिफरेंट थी, क्योंकि हमने इसकी थ्योरेटिकल वैल्यूज़ में कंसिडर किया था कार्बोनाइल ग्रुप्स को। लेकिन आप देख सकते हैं कि प्रोडक्ट में जो कार्बोनाइल ग्रुप का जो C डबल बॉन्ड O है, तो डबल बॉन्ड तो कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान तो प्रेजेंट ही नहीं है यहाँ पर। इसलिए इसकी जो थ्योरेटिकल और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जो है वो डिफरेंट हमारे पास आती थी। आगे है स्ट्रक्चर ऑफ पोजिशनल आइसोमर्स। पोजिशनल आइसोमर्स को हम पैराकोर की वैल्यूज़ के ज़रिए डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, क्योंकि जब हमने बेंजीन के डाई सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव्स यानी कि बेंजीन रिंग जिसके साथ 2 सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच हों
उसके साथ हमने उनकी थ्योरेटिकल और एक्सपेरिमेंटल जब हमने पैराकोर्स मालूम की तो उनकी वैल्यू सेम आ रही थी, जैसे कि आर्थोक्लोरोटालुइन की वैल्यू 280.8 आ रही थी और पैराक्लोरोटालुइन की 283.6 आ रही थी। ये वेरी क्लोज वैल्यूज़ हैं, ठीक है। ऑब्जर्वेशन में भी इतना वैल्यूज़ आगे पीछे हो जाती हैं। और थ्योरेटिकल वैल्यूज़ इन दोनों की 283.3 है। तो स्ट्रक्चर जो पैराकोर है वो स्ट्रक्चर पोजिशनल आइसोमर्स के दरमियान जो है वो डिस्टिंग्विश नहीं कर सकता। ये क्लोरोटालुइन के 3 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं जिनके दरमियान पैराकोर जो है वो फ़र्क नहीं कर सकती, ठीक है। होप यू अंडरस्टैंड द टॉपिक कम्प्लीटली। इफ़ यू have any question, ask in the comment section, and if you like the video, subscribe my channel.